पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक इदारा है पुलिस, जो हर वक्त लाइमलाइट में रहता है। लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप लेंस से देखा जाए तो सिर्फ एक सूबे की पुलिस है जो हर वक्त खबरों की जीनत बनी रहती है, वो है पंजाब पुलिस। आपको दर्जनों आर्टिकल्स, दर्जनों टॉक शोज मिलेंगे जिसके अंदर पंजाब पुलिस की करप्शन, उनके बिहेवियर और उनके कंडक्ट के ऊपर बात हो रही होगी। लेकिन आपको कोई एक ऐसा आर्टिकल या कोई एक ऐसा टॉक शो नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये बात हो रही हो कि आखिर पंजाब पुलिस को क्या मसाइल दरकार हैं। अगर उनका कंडक्ट खराब है तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, अगर पंजाब पुलिस में करप्शन है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। उस रीजन की कोई बंदा बात नहीं करता। तो आज मैं अपने वीलॉग के अंदर उन रीजंस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एक लोअर रैंक के ऊपर अगर एक कांस्टेबल भर्ती होता है तो वो किस तरह भर्ती होता है, और वो अगर प्रमोट डीएसपी लेवल तक जाता है या एसआई लेवल तक जाता है तो वो किस तरीके से जाता है। कांस्टेबल का एक प्रॉपर मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद कमेटी अप्रूव करती है तो कांस्टेबल की भर्ती होती है। जो सिफारशी या सियासी भर्तियां थी पुलिस के अंदर वो खत्म हो गई है, वो बंद हो गई है। अब कोई कांस्टेबल भी जो है वो सिफारशी नहीं भर्ती हो सकता। एएसआई और एसआई जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देने के बाद भर्ती होते हैं, तो उधर भी सिफारशी भर्तियां जो है वो नहीं हो सकती। एक कांस्टेबल जब भर्ती होता है और उसने जब प्रमोशन उसको चाहिए होती है तो वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देता है और एक ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद वो फिर हेड कांस्टेबल प्रमोट होता है और फिर हेड कांस्टेबल के बाद वो एक कोर्स करता है। उस कोर्स के बाद वो ट्रेनिंग लेता है अपनी जो पुलिस कॉलेजेस हैं उधर से, और उसके बाद वो एएसआई और एसआई प्रमोट होता है। फिर वो इंस्पेक्टर के बाद जो है वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देता है और एक ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद वो डीएसपी प्रमोट होता है। इसी तरीके से डीएसपी से वो एसपी प्रमोट होता है। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके अंदर ट्रेनिंग, जिसके अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चलते हैं, उसी तरीके से वो पंजाब पुलिस या पुलिस के अंदर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स चलते हैं जो वो दे के एक सीनियर पोस्ट के ऊपर जाते हैं। इधर सिफारशियात के ऊपर जो है वो पोस्टिंग्स या प्रमोशंस नहीं होती हैं। ये चीज़ जो है वो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। उनके रवैये के अंदर बेशक खराबी होगी, बेशक पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन होगी, लेकिन उस रूट कॉज तक पहुंचने की ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है कि पंजाब पुलिस का रवैया ऐसा है और पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन है, उसका रीज़न क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। और जो सीएसएस करके भर्ती होते हैं उनको पीएसपी कहते हैं, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो फेडरल बॉडी के अंडर आते हैं। और जो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे के जो भर्ती होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, और जो सीएसएस करके आते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। और जो सीएसएस करके पीएसपी ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, सबसे पहली उनकी पोस्टिंग होती है एज एएसपी, फिर वो एसपी बनते हैं, फिर एसएसपी बनते हैं जो 19th ग्रेड की पोजीशन है, और उनके जो कॉलर्स हैं उनके ऊपर वो ब्लू रिबन जो है वो लग जाता है। सो वो एसएसपी की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो कुछ कोर्सेज करते हैं, कुछ एग्जाम्स देते हैं, फिर वो डीआईजी की पोजीशन तक पहुंचते हैं, और फिर वो एडिशनल आईजी बनते हैं, और उसके बाद 21 या 22nd ग्रेड के ऊपर जो है वो आईजी बन जाते हैं किसी भी सूबे के। अब आते हैं कि आखिरकार पुलिस के अंदर मसाइल क्या हैं। ये मैंने आपको एक हायरार्की का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। अब देखते हैं कि आखिर पंजाब पुलिस के अंदर मसाइल क्या हैं कि जिसकी वजह से जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर अगर करप्शन है तो वो किस वजह से है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो किस वजह से हैं, वो बदतमीज़ हैं तो वो भी किस वजह से हैं, इसके पीछे भी रीजनिंग्स हैं। अगर पुलिस की बात करें तो ये तकरीबन 24 घंटे की नौकरी है, और इन 24 घंटे की नौकरी के बावजूद जो है वो एक दिन भी इनको ऑफ नहीं मिलता। वीकेंड्स के ऊपर भी ये काम करते हैं। स्पेशल रिस्पॉन्सिबल सीट्स जो हैं जैसे कि आईओ हो गया, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो गया, एसएचओ, डीएसपी, एसपी सर्कल, सीपीओ जो सिटी पुलिस ऑफिसर होता है, सीसीपीओ जो लाहौर का होता है, डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये जो बिग सिटीज़ के, डिस्ट्रिक्ट्स के, और जो आपके एसएचओज और आईओज होते हैं, ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबल सीट्स होती हैं। तो इनकी तो ना कोई छुट्टी है, और ये 24 घंटे जो हैं वो ऑन कॉल होते हैं, ऑन देयर फीट होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई क्राइम सीन होता है या कोई वारदात होती है, इन्होंने एज फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट पहुंचना होता है। स्पेशली आईओ ने और एसएचओ ने एज फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो है वो क्राइम सीन के ऊपर पहुंचना होता है, चाहे वो क्राइम सीन रात के 4 बजे हुआ है, चाहे वो सुबह के 5 बजे हुआ है, चाहे वो शाम के 6 बजे हुआ है। दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स। तो उन्होंने टाइमली उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचना है, और उन्होंने मेक श्योर करना है कि पंजाब की या जिस शहर के अंदर वो पोस्टेड हैं उधर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक रहे। और इसके लिए जो बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे कि मुहर्रम हो गया, रबीउल अव्वल हो गया, ईद हो गई, इन दिनों पे भी इनको छुट्टियां नहीं मिलती, क्योंकि ये तैनात होते हैं अपनी ड्यूटीज के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर करने के लिए ये अपनी अपनी ड्यूटीज पे तैनात होते हैं। तो इन दिनों पे
कभी इनकी छुट्टी नहीं होती और इनके वर्किंग आवर्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि 24 घंटे के हैं, 24 घंटे दे आर ऑन देयर टोज। इनको कोई छुट्टी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी इनको नहीं मिलती है। पुलिस के तमाम रैंक्स जो हैं, स्पेशली कांस्टेबल्स और एसएचओस जो हैं, वो बहुत सा सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस इस तरीके से करते हैं कि उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती। वो अपनी फैमिली से जो है वो मुलाकात करते हैं या फैमिलीज के साथ जो है वो गेट टुगेदर्स के अंदर बैठ सकते हैं या उनके साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो वो अपनी ड्यूटी के ऊपर हैं। कभी कहीं से इतला आ गई तो उधर पहुंचना है, कहीं पे कोई वारदात हो गई उधर पहुंचना है, कोई प्रोटोकॉल लग गया उन्होंने उधर पहुंचना है, तो दे आर ऑन देयर टोज। तो वो बहुत सा सैक्रिफाइस भी कर रहे होते हैं साथ साथ। पुलिस की जॉब जो है वो आसान नहीं है, इट कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस। लो रैंक्स की अगर बात करें, कांस्टेबल से लेके एसएचओ तक, मतलब एसएचओ इज अ सीनियर पोस्ट, लेकिन अगर कांस्टेबल से एसएचओ तक बात करें तो इनको बड़ा लिमिटेड बजट दिया जाता है, जिसमें आपका फ्यूल अलाउंस हो गया या दूसरी फैसिलिटीज हो गई, आपका फूड अलाउंस हो गया, वो बड़ा लिमिटेड होता है। इतना लिमिटेड होता है कि अगर इन्होंने एक एरिया का गश्त करना है तो वो उस अलाउंस के अंदर पूरा नहीं कर सकते हैं। एक इदारा जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, अगर आप उनको लिमिटेड अलाउंस देंगे, आप किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस अलाउंस के अंदर जो है वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करे? और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या होगा? ऑब्वियसली लिमिटेड बजट जब उनको मिल रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, ये हम सब जानते हैं वो फिर क्या करेंगे। और उसके साथ साथ डे एंड नाइट ड्यूटी करने के बाद ऑब्वियसली उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी जो है वो असरात आ रहे होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असरात आ रहे होते हैं, क्योंकि ना कोई छुट्टी है ना कोई रिलीफ है, 24 घंटे की ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली उनकी फिजिकल हेल्थ भी डिटेरिएट हो रही होती है और मेंटल हेल्थ भी डिटेरिएट हो रही होती है, और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इवन शायद वो अपने मेडिकल चेकअप जो है वो टाइमली ना करवा सकते हो। तो ये बड़ी दूर की बात है कि हम बात करते हैं कि जी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, कि पुलिस के अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो फैला दो। एक अगर सेमिनार कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको जो है वो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको किसी किस्म की रिलीफ जो है वो फराहम नहीं की जा रही होती है। वो 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर होते हैं, और ना ही पंजाब पुलिस के लिए कोई वेल इक्विप्ड लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ कोई मेडिकल फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उनको जो है वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी फराहम की जाए। 2023 के अंदर मोहसिन नकवी जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान जो है वो पुलिस हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट का था, पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह का, उसको जो है वो अटैच कर दिया गया था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ताकि जो है वहाँ पे सर्विसेज बेहतर हो सकें, वहाँ पे इक्विपमेंट बेहतर कर सकें। इसका मतलब अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ उसको अलाइन किया था तो आप खुद समझ लें कि उस हॉस्पिटल के क्या हालात होंगे। फिर पुलिस वेलफेयर हॉस्पिटल जो गुजरांवाला का है, उसको गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अलाइन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इक्विपमेंट वहाँ पे होगा, किस तरह की सर्विसेज वहाँ पे होंगी। तो ना ही कोई बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है जिधर एक पुलिस वाले जो है वो जाके अपना इलाज कर सके, जो उस महकमे का या उस डिपार्टमेंट का जो है कोई हॉस्पिटल हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके साथ पुलिस वेलफेयर हॉस्पिटल जो रावलपिंडी का है, उसको अटैच किया हुआ है रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था मोहसिन नकवी का, जो उस वक्त के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, कि वो चाह रहे थे कि इससे जो है उनकी हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे, सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी, और पुलिस एम्प्लॉइज़ को जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी जिधर वो जाके अपना रूटीन चेकअप करवा सकेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ पंजाब के अंदर पुलिस के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने जो है वो सर्टेन MOUs किए हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ, जिधर जाके जो है वो पुलिस वाले अपना चेकअप करवा सकते हैं, और कुछ स्कूल्स के साथ भी MOUs किए हुए हैं जिधर जो है वो पुलिस वालों के बच्चे जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस वालों की इतनी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं है कि वो अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जो है वो पे कर सकें, ना ही उनके बच्चों के लिए कोई ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं कि जिधर अगर पुलिस वाले के बच्चे जाके जो हैं वो पढ़ सकें। इस वजह से कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, अपनी मदद आपके तहत जो है वो MOUs किए हुए हैं डिफरेंट स्कूल्स के साथ, ताकि जो है पुलिस वालों के जो बच्चे हैं वो जाके प्रॉपर एजुकेशन ले सकें। उसके साथ जो है इन्होंने खुद ही अपना एक वेलफेयर फंड बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो शहीद पैकेज है कि जो लोग ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट उनकी फैमिलीज को दी जाती हैं, या फिर कोई एक जॉब जो है वो उनके बच्चों को दी जाती है ताकि उनके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो निकलते रहें। फिर मैरिज ग्रांट्स हैं,
कि कुछ पुलिस एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे या बच्चियों की शादियाँ हैं तो उसके अंदर मैरिज ग्रांट्स के तौर पे जो है वो कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की शादियाँ कर लें। फिर मेडिकल असिस्टेंस, जिसके अंदर जो है अगर कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की किसी को डिजीज़, किसी पुलिस वाले को डिजीज़ हो गई है या उसकी फैमिली के अंदर हो गई है, तो फिर मेडिकल असिस्टेंस ग्रांट जो है वो मिलती है कि वो फिर पुलिस ही पैसे देती है कि उनको जो है बेहतर इलाज अपने फैमिली का या अपना इलाज जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो इधर ना किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है और ना ही कोई इस तरह की फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जिधर इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। उसके बाद फिर इसी वेलफेयर फंड के अंदर एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप्स भी हैं कि जिन पुलिस वालों के बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम लेना चाहते हैं या फिर जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हैं, तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो थ्रू वेलफेयर फंड जो है उन बच्चों को दी जाती हैं। ये भी पंजाब पुलिस अपनी मदद आपके तहत ही इसको मैनेज कर रही है। जो PSP ऑफिसर्स हैं जो CSS करके आते हैं उनको बेतहाशा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो आपके इन्वेस्टिगेटर फील्ड वर्क करते हैं, जो बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो जाके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स और SHO होता है, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, वो फैसिलिटीज़ उनके लिए नहीं है। मेन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उसमें कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ होते हैं। अगर मैं छोटी सी एक बात करूं कि जो PSP ऑफिसर्स हैं उनकी आपने गाड़ियां देखी हैं, किस तरह की गाड़ियां उनको मिलती हैं, और जो बेचारे इन्वेस्टिगेटिव वर्क कर रहे होते हैं, जो एविडेंस कलेक्शन के अंदर होते हैं, जो फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ियां आपने देखी हैं, उनको किस तरीके की गाड़ियां मिलती हैं। ना उनको जो है वो अच्छे व्हीकल्स फराहम किए जाते हैं, ना ही TADA अलाउंस उनको मिलता है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने जो है वो किसी और शहर के अंदर जाके उधर कोर्ट में पेश होना है तो वो अपने खर्चे के ऊपर तेल डलवा के गाड़ी में या फिर बस का किराया भर के जाएगा और वहाँ पे जो है वो पेश होगा अदालत में और फिर वापस आके अपने थाने के अंदर रिपोर्ट करेगा। तो उनको किसी किस्म का TADA अलाउंस भी नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं कि जी पुलिस के अंदर करप्शन क्यों है? भाई उसने वहाँ पे जाने के लिए अपनी जेब से अगर पैसे डालने हैं तो उसने अपना घर भी तो चलाना है। ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती है। और उसके साथ साथ जो है वो किसी किस्म का फूड अलाउंस भी नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी में कोई फूड अलाउंस नहीं है। वो बेचारे किसी ना किसी ठेले के ऊपर खड़े होकर खाना खा रहे होंगे। अभी जो है वो हम देखते हैं कि जब प्रोटोकॉल ड्यूटीज लगी होती हैं तो वो किसी ना किसी दरख्त के नीचे बेचारे कांस्टेबल्स जो है वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये तो हर बंदे ने आई विटनेस अकाउंट होगा, हर बंदे ने जो है वो अपनी आंखों से देखा होगा कि जब आप गुजर रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ हो तो आपने देखा होगा कि बेचारे जो कांस्टेबल्स हैं वो कितनी गर्मी के अंदर बैठ के जो है वो दरख्तों के नीचे बैठ के खाने खा रहे होते हैं। उनको ना प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है, ना उनको जो है वो किसी किस्म का फूड अलाउंस मिलता है, ना ही उनको TADA अलाउंस मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो PSP ऑफिसर्स नहीं है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर हम कहते हैं कि जी IOs और SHOs का जो है वो रवैया ठीक नहीं है, कि वो बदतमीज़ हैं, कि वो जुल्म करते हैं। भाई एक बंदा 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसकी क्या मेंटल स्टेट होगी? क्या वो आपको फ्रेश नज़र आएगा? क्या वो आपको एक बेहतर बिहेवियर में नजर आएगा? एक ह्यूमन साइकी है कि एक बंदा 24 आवर्स रिगरस वर्क कर रहा है और आपको पता है कि एक क्राइम डिटेक्शन की सिचुएशन के अंदर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स हैं, इतना टफ जॉब है, तो उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जो उनका रवैया है वो ठीक होगा 24 घंटे के बाद? अगर हम और आप अपनी बात करें कि थ्रू आउट जो है वो अराउंड द क्लॉक 24 घंटे की हम ड्यूटी कर रहे हो और अगले दिन किसी से मिलने जाए या कोई मिलने आए उसके साथ हमारा रवैया ठीक होगा? क्या हम उसके सामने फ्रेश लगेंगे? ना उनको TADA अलाउंस मिल रहा है कि वो जो है वो जाके प्रॉपर तरीके से एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट कर सके, पेशी सही तरीके से भुगत के वापस थाने आ सके, ना उनको अच्छी गाड़ियाँ मिल रही हैं, ना उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर से या फिर एक SHO से कि उसका रवैया किस तरह का होगा? क्या करप्शन नहीं बढ़ेगी जब ये सारी चीज़ें आप उनको नहीं देंगे? आपको ये पता है कि एक थाने के अंदर जो है वो स्टेशनरी का अलाउंस भी ना होने के बराबर है। जो वहाँ पे आपके मुल्जिमान रहते हैं जिनको जो है वो बाद में जो इनको कोर्ट में पेश करना होता है, जिनको हवालात के अंदर रखा हुआ होता है, उनका खाना भी जो है उधर का SHO पूरा करता है, तो वो ऑब्वियसली अपनी जेब से पूरी करता है। तो उसने कोई उनको कफालत में तो नहीं रखा हुआ, वो तो एक सूबे के मुल्जिम है और ये आपकी गवर्नमेंट का काम है कि इस तरह के अलाउंस, फूड अलाउंस रखें कि अगर उन मुल्जिमान को जो है वो हिरासत में रखा हुआ है तो उनको फूड तो एटलीस्ट जो है वो गवर्नमेंट फंडेड जाए। वो बेचारे भी SHO अपनी जेबों से कर रहे होते हैं। देन डू यू एक्सपेक्ट कि जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन खत्म हो? करप्शन तो और बढ़ेगी जब आप इस तरह की फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो किस तरह जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि करप्शन जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर से खत्म हो जाए? उसके बाद इतना रिगरस रूटीन, इतना टफ जॉब कि 24 घंटे अराउंड द क्लॉक जो है वो चल रहे होते हैं। ये फिर
ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें तो ट्रैफिक वार्डन्स की 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे हम में से कोई बाहर जो है वो तपती धूप में या तेज़ बारिश में या सख्त सर्दी में खड़ा होकर दिखा दे, लेकिन वो खड़े होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी देते हैं। उसके बावजूद अगर वो रोक ले गलती से ट्रैफिक वार्डन, सबसे पहले हम जो है हमारा हाथ फ़ोन के ऊपर जाते हैं और हम कहते हैं ये लो बात करो। हमारा रवैया कौन सा उनके साथ ठीक होता है? क्या हमारा रवैया जो है वो पंजाब पुलिस के किसी भी एहलकार के साथ ठीक होता है? वार्डन रोक ले, सबसे पहले हम अपना तारुफ करवाते हैं कि हमारा ये जानने वाला है, वो जानने वाला है, हम कॉल मिला देते हैं। उससे यार एटलीस्ट इखलाक से बात तो कर लो। वो 8 घंटे से जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है? वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, ट्रैफिक की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खड़ा हुआ है। जो दूसरे पुलिस वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खड़े हुए, तो वो हमारे लिए खड़े में एटलीस्ट इखलाक से बात तो कर लो। हम भी बदतमीजी से ही बात शुरू करते हैं, तो हम अपनी इस्लाह नहीं करते, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो बेहतरीन तमीज़ के दायरे में आके जो है वो बात करें। हम जितनी मर्जी बदतमीजी करते जाएं। और ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, डू यू एक्सपेक्ट कि एक ह्यूमन बीइंग इतने रिगरस रूटीन के बाद जो है वो उसका कंडक्ट ठीक होगा? या फिर जिस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं उसके बाद जो है वो, क्या आपको लगता है कि एक महकमे में करप्शन नहीं होगी? इसी वजह से पंजाब पुलिस के कुछ एहलकार ऐसे हैं जो मेंटली भी अनफिट हैं, जो मेंटली अनस्टेबल हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस पे कोई बंदा बात नहीं करता, इस पे कोई टॉक शो एग्जिस्ट नहीं करता, इस पे कोई आर्टिकल नहीं है कि पंजाब पुलिस या पुलिस वाले जो हैं वो कितने टफ रूटीन से गुजरते हैं, वो कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं, वो किस किस सिचुएशन से गुजरते हैं। कहीं पे जो है वो बेचारे मुअत्तल हो जाते हैं कि प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया। एलीट कमांडो एक फोर्स है, वो सारी की फोर्स आपने जो है वो लगाई हुई है प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ के ऊपर। उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। डीएसपी जो है वो प्रॉपर अगर सैल्यूट ना मारे उसके ऊपर जो है वो मुअत्तल हो जाता है आपके ये हुकूमत की तरफ से कि अगर किसी मिनिस्टर को जो है वो प्रॉपर अगर सैल्यूट नहीं किया या उसका कंडक्ट ठीक नहीं था, इस चीज़ के ऊपर मुअत्तल हो जाता है। 24 घंटे की ड्यूटी वो दें, उसके बाद जो है हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे साथ तरीके से बात भी करें, उनको किसी किस्म की फैसिलिटी ना दें, और हम एक्सपेक्ट करें कि पंजाब पुलिस में करप्शन भी ना हो। और इधर हम सबको सोचना चाहिए और इवन उन जर्नलिस्ट को भी सोचना चाहिए कि यार वो पहलू तो सामने लेके आएँ कि किस तरह के मसाइल हैं पंजाब पुलिस जो फेस करती है, किस तरह के मसले जो है वो पंजाब पुलिस फेस करती है, किस तरह की फैसिलिटीज़ पंजाब पुलिस को मिलती हैं। मैं पीएसपी अफसरान के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत से अच्छे पीएसपी अफसरान भी हैं जो अच्छे तरीके से सुपरवाइज करते हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बात इधर ये है कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो लोअर रैंक ऑफिसर्स को मिलती हैं। असल इन्वेस्टिगेटिव वर्क तो ये करते हैं, तो एटलीस्ट इनको भी फैसिलिटेट तो करना चाहिए। एक अगर आईओ है जो एक केस के ऊपर एविडेंस कलेक्शन कर रहा है, तो उसको भी उतना ही थ्रेट है जितना जो है वो पीएसपी ऑफिसर को है। पीएसपी ऑफिसर को तो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती है, क्या आईओ को मिलती है? क्या एसएचओ को मिलती है? क्या एएसआई को मिलती है? क्या एसआई को मिलती है? चले ये बात कर लेते हैं कि पीएसपी ऑफिसरान के आप घर जाके देखें और उसके बाद एएसआई एसआई के जो है वो बैरक्स जाके देखें। मैं उनके घरों की बात नहीं करता, मैं बैरक्स की बात करता हूँ कि उनको किस तरह की जो है वो अकोमोडेशन फराहम की होती है। अगर कोई एक एएसआई या आईओ का जो है वो तबादला किसी और शहर के अंदर हो जाता है, तो जितना उसको एक रेंटल अलाउंस मिलता है वो भी ना होने के बराबर है। तो फिर किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन ना हो? वो अपना खर्चा भी पूरा करे एक दूसरे शहर के अंदर और उसके बाद जो है वो खर्चा अपने घर वालों के लिए भी अपने शहर में भेजे, तो वो किस तरीके से पूरा करेगा? और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करें। पंजाब पुलिस का क्राइम डिटेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनको और बेहतर फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ तो इनका क्राइम डिटेक्शन रेट और बेहतर हो जाएगा। हर एक सूबे के अंदर जो है वो और बेहतर तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। इधर सिर्फ बात ये है कि जो लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, जो आपके कांस्टेबल्स हैं, एएसआईज हैं, एसआईज हैं, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो एटलीस्ट दें। अगर आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ देंगे तो अच्छे तरीके से जो है ये एविडेंस कलेक्शन भी करेंगे, अच्छे तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक शहर की कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।